तो सोलेनोइड करने के बाद आज हमारा टॉपिक है टोरॉइड। अच्छा, इससे पहले एक चीज छूट गई थी हमारी। जैसे अभी तक हमने क्या किया है, एक तो करंट कैरिंग लूप के कारण मैग्नेटिक फील्ड निकाला उसके एक्सिस पे, तो एक सेंटर पे भी निकाला। सेंटर पे कितना आया था, म्यू नॉट। एक करंट कैरिंग लूप है, उसके सेंटर में मैग्नेटिक फील्ड आया था म्यू नॉट आई अपॉन 2r, आई थिंक 2r, ठीक है 2πr इसमें आया था शायद मेरे हिसाब से, इसमें आया था, इसमें 2r आया था। आप चेक करें, सेंटर पे 2r आया था और यहाँ पे इससे r दूरी पे अगर ये r डिस्टेंस है तो मैग्नेटिक फील्ड एट दिस पॉइंट यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड म्यू नॉट आई बाय 2πr। वो मुझे पता है क्योंकि एम्पीयर सर्किट लो लगा के डीएल किया 2πr आया था, वो उस साइड आ गया था। तो ये रहा, ये आपका इनफाइनाइट वायर का है। अगर फाइनाइट वायर का आ जाए तब अगर यही वायर फाइनाइट होती, r डिस्टेंस पे निकालना है, फाइनाइट वायर पे आपका मैग्नेटिक फील्ड हो जाएगा, अगर ये एंगल φ1 है या θ1 है, ये θ2 है, मैग्नेटिक फील्ड एट दिस पॉइंट विल बी B इक्वल टू म्यू नॉट आई अपॉन 2r या 4r आएगा, शायद 4r आएगा, 4r साइन θ1 प्लस साइन θ2। इसका डेरिवेशन है पर मैं नहीं करवा रहा, यूजफुल नहीं है इतना। अगर आपको लगे रिक्वायरमेंट है तो मैं करवा दूंगा आपको अलग से। मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला ये बनेगा एट दिस पॉइंट, फोर पाई आर। ये आपका इनफाइनाइट वायर का है, फाइनाइट वायर का ये रहेगा। देखो यहाँ पे जब ये इनफाइनाइट होएगी तो θ1 विल टेंड टुवर्ड्स 90 डिग्री और θ2 विल आल्सो टेंड टुवर्ड्स 90 डिग्री। तो दोनों 90 हो जाएंगे, साइन 91 साइन 91 2 आ जाएगा, 2 से यहाँ कटेगा और आपका इनफाइनाइट का फॉर्मूला बन जाएगा। ठीक है, मान अगर कुछ अवेलेबल है तो एक बार क्रॉस चेक कर दो फॉर्मूला ठीक है क्या। ठीक है, या आपका इनफाइनाइट वायर का है, ये आपका सर्कुलर लूप का है। ये तीनों फॉर्मूले आपको टिप्स पे होने चाहिए, फटाक बताना है। डायरेक्शन देखने के लिए बताई थी, राइट हैंड को यूज करके। जब ये इन्फिनिटी होगा तो θ1 90 डिग्री, θ2 भी 90 डिग्री, साइन 90 साइन 90 1 1 वो 2 काटेगा, तो वही फॉर्मूला ये भी बन जाएगा। ठीक, आगे बढ़े। नेक्स्ट इज टोरॉइड। टोरॉइड भी आपका एम्पियर सर्किट लॉ का ही एप्लीकेशन है। जैसे आपने सोलेनोइड में क्या किया था, एक आपकी ऐसे स्प्रिंग टाइप वायर थी, उसके अंदर करंट फ्लो कराया था आई और उसके कारण मैग्नेटिक फील्ड बना था अंदर B इक्वल टू म्यू नॉट एन आई। अब हम क्या कर रहे हैं टोरॉइड में हम इसके दोनों एंड्स को मिला देंगे। एक स्प्रिंग है, स्प्रिंग टाइप वायर है, उसके दोनों एंड्स को मिला के ऐसे सर्कल बना देंगे इस टाइप से। ये आपका टोरॉइड है। ठीक है, वही हेलिकल स्ट्रक्चर, बस एंड टू एंड ज्वाइन कर दिया है। इसके अंदर करंट मान लो आई फ्लो कर रहा है, आई करंट फ्लो कर रहा है और एक पैरामीटर आई गिवन है, एक पैरामीटर एन गिवन है। एन होता है नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ, वहां भी आया था।
नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ। इस केस में हम 3 रीजन्स मार्क करेंगे, रीजन 1, रीजन 2 और रीजन 3। इन तीनों का मैग्नेटिक फील्ड हमें निकालना है। वहां पे निकाला था मैग्नेटिक फील्ड अंदर और बाहर, अंदर इतना था, बाहर 0 था। ठीक है जी। क्या इसका इक्विवेलेंट डायग्राम ये हो सकता है? आपके सिंपल करंट कैरिंग लूप्स आपने बना दिए, जैसे वहां पे किया था, यहाँ पे किया था आपने इक्विवेलेंट डायग्राम। फिर इसके बाद ये भी तय है कि इस वायर में, जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ से करंट ऐसे एंटर किया तो बाहर निकलेगा, एंटर करेगा बाहर निकलेगा, एंटर करेगा बाहर निकलेगा, एंटर करेगा बाहर निकलेगा। तो एक इक्विवेलेंट डायग्राम यही बन सकता है आपका। एक पोर्शन में आपका एंटर करे, फॉर एग्जांपल यहाँ वायर ऐसे गई है और फिर निकलेगी आगे, यहाँ पे डॉट, क्रॉस डॉट, क्रॉस डॉट, क्रॉस डॉट, क्रॉस डॉट, क्रॉस डॉट। ये बात समझ में आ रही है क्या? कल भी हमने किया था कि आपकी जो वायर्स हैं, एक तरफ से करंट अंदर एंटर करेगा, दूसरी साइड से बाहर निकलेगा, इस तरीके से बनेगा ये। ठीक। अब आपको पता है कि करंट कैरिंग लूप की मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कैसे होती हैं। पहले बात कर लेते हैं रीजन 1 की। रीजन 1, ये मान लीजिए आपका जो डार्क पोर्शन है ये बोर्ड के प्लेन से बाहर है और करंट ऐसे फ्लो कर रहा है। तो अगर करंट ऐसे फ्लो कर रहा है और इसका देखें, अगर ऐसे फ्लो कर रहा है तो इसके कारण मैग्नेटिक फील्ड लाइंस यहाँ अंदर कैसी बनेगी? अगर ये देखो आप, ये वाला पार्ट ऐसे है, करंट ऐसे फ्लो कर रहा है, तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ऐसे उस साइड से निकलेंगी, ऐसे बनेगी। ठीक है? हाँ जी। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ड्यू टू दिस करंट कैरिंग लूप इन रीजन 1 विल बी दिस। इसके कारण बनाएंगे तो ये आपका ऐसा बनेगा। आप देखें यहाँ ऐसे था, यहाँ ऐसे था, इस पार्ट में तो कैंसिल हो ही रही हैं। तो कुछ पार्ट में आपका कैंसिल होंगे और आप मान लें यहाँ बना रहे हैं तो यहाँ दोबारा से ऐसे होगी और ये ऐसे था और यहाँ पे ये ऊपर था। अगर मैग्नेटिक फील्ड हुआ, सुने ध्यान से, कैंसिलिंग इफेक्ट के कारण 0 भी हो सकता है, और अगर हुआ तो इट विल बी अलोंग, देखो आप ये सारी ये वाली एरोज एक ही सीक्वेंस से फॉलो कर रही हैं, तो आपका पेरी पेरी के अलोंग होगा। नहीं समझ में आया? क्योंकि इन पोर्शन से आपका कैंसिलिंग इफेक्ट हो रहा है और इस पोर्शन में आपका एक ही सीक्वेंस फॉलो कर रहा है। अगर मैग्नेटिक फील्ड हो सकता है कैंसिलिंग के कारण 0 भी हो जाए, बट यदि हुआ तो इट विल बी ऑलवेज पेरिफेरल अलोंग द सर्कल। ये पॉइंट नोट डाउन करना है क्या? आप लिख सकते हैं मैग्नेटिक फील्ड इन रीजन बी कैन बी 0 ड्यू टू कैंसिलिंग इफेक्ट and if it is not 0, it will be along peripheral direction.
ठीक है, अब बी रीजन, फर्स्ट रीजन में मैग्नेटिक फील्ड निकालना है और ये पता लग गया कि वो पेरिफेरल होगा, अगर होगा तो, और जीरो भी हो सकता है। मैंने फर्स्ट रीजन में एक एम्पीरियन लूप सेलेक्ट कर लिया, फर्स्ट रीजन में एक एम्पीरियन लूप सेलेक्ट कर लिया। अपनी सुविधा के लिए मैंने उसको ये डायरेक्शन असाइन कर दी, किसकी, जो लूप की डायरेक्शन होती है ये असाइन कर दी। क्यों? क्योंकि मुझे पता है कि मेरा अगर मैग्नेटिक फील्ड हुआ तो वो भी इस डायरेक्शन में होगा। लूप की डायरेक्शन ऐसे इसलिए करी है क्योंकि मैंने वहां से जज कर लिया कि मैग्नेटिक फील्ड होगा तो ऐसे होगा। देयरफॉर इन रीजन फर्स्ट बी इज पैरेलल टू डीएल। घुमा फिरा करना वही है भाई, या तो बी डीएल पैरेलल करना है या परपेंडिकुलर करना है। तो यहाँ पे पैरेलल हो गया, तो मैग्नेटिक फील्ड और डीएल पैरेलल हो गया, तो डॉट कितना हो जाएगा, हाँ जी, आप जब एम्पियर सर्किट लॉ लगाएंगे बी डी डॉट डी एल, ये सिंपली बी डी एल हो जाएगा। बी, अब ये बताओ, अगर मैग्नेटिक फील्ड हुआ तो उसका मैग्नीट्यूड इस पॉइंट पे, इस पॉइंट पे, इस पॉइंट पे सेम होगा क्या अलग होगा? सेम होगा, सिमेट्री है, कोई अंतर नहीं है पॉइंट्स में। तो बी बाहर आ जाएगा, बी बाहर आ जाएगा। डीएल का इंटीग्रेशन कितना होगा, 2 पाई आर, अगर ये वाला डिस्टेंस आपका आर है तो म्यू नॉट इंटू आई इन। आई इन कितना होगा इस केस में, जो आपने लूप लिया है क्या उसके अंदर से कोई करंट पास हो रहा है क्या? नहीं पास हो रहा। आपका लूप ये है और करंट यहां से पास हो रहा है, तो इस लूप के अंदर से कोई करंट पास नहीं हुआ, तो आई इन इज जीरो, आई इन इज जीरो, तो ये जीरो हो गया। तो मैग्नेटिक फील्ड इन रीजन 1 इज जीरो, B1 इज जीरो। सिमिलरली आप B3 निकालने की कोशिश करें, जब B3 निकालेंगे रीजन इन रीजन 3, लूप को डायरेक्शन ये साइन कर दें, वहां भी उन लूप के कारण आप अगर ये बना के देखेंगे तो आइदर या तो वही कैंसिलिंग इफेक्ट होगा या फिर आपका पेरिफेरल होगा। तो आप पेरिफेरल मान के बी डॉट डी एल करेंगे, वहां भी आई इन जीरो होगा। पहले आप ये आराम से नोट कर लें, इसको करते हैं। कौन सा? ये वाला है, देखो मेरा आइडिया था वो, है ना, मैंने ये दोनों बात लिखवाई है कि जीरो भी हो सकता है कैंसिलिंग इफेक्ट के कारण। वो सारे कैंसिलेशन हम नहीं देख पा रहे हैं कि और भी इन सब की ऐड होगी, कैसे होगा नहीं पता हो, बट अगर वो जीरो नहीं हुआ तो पेरिफेरल होगा। हाँ नहीं होगा, हाँ अभी हम एक्सप्लोरेशन के उसमें थे, एक्सप्लोर कर रहे थे कि हाँ जीरो होगा कि नहीं होगा। फाइनली कंक्लूजन ये है, बी जीरो होगा फर्स्ट रीजन में। रीजन 3 में बताइए, सेम अप्रोच लगानी है। हाँ आउटसाइड जीरो क्यों होगा ये बता दें, बात तो ठीक है बिल्कुल। कैसे? सही बात बोल रही है ये, क्या कि आप इस बाहर वाले रीजन में देखेंगे तो वहां तो वैसे ही फील्ड लाइंस काफी स्कैटर्ड हो जाएंगी, वीक भी होगा, कैंसिलिंग इफेक्ट भी होगा, तो जीरो होगा। और अगर जीरो नहीं मानते हैं, पेरिफेरल मानते हैं, तो उससे भी जीरो आ जाएगा। आप सेम सीक्वेंस फॉलो करिए, अगर आपको नहीं समझ में आ रहा तो रीजन 3 लिखिए। हाँ जी, इनफाइनाइट नहीं हो रहा, हमने नहीं कहा वहां पे कि फील्ड बहुत स्ट्रॉन्ग है या कैंसिलिंग इफेक्ट है, हमने नहीं कहा होगा, पर वो सारी फील्ड लाइंस ऐसे इतनी सिमेट्रिक हैं कि सारी आपस में कैंसिल आउट हो रही हैं। हाँ जी, रीजन 2 करेंगे एक बार, 3 पहले आसान है करना इसलिए। तो 3 में वो दो बातें तो है ही हैं, क्या बी एक तो वीक है लास्ट केस की तरह, कैंसलिंग इफेक्ट भी होगा, और अगर मैग्नेटिक फील्ड हुआ तो पेरिफेरल होगा।
if B is present it will be peripheral. अगर पेरिफेरल हुआ तो B और DL पैरेलल होंगे, आप सेम सीक्वेंस फॉलो करेंगे, म्यू नॉट B डॉट DL इक्वल टू म्यू नॉट I इन, तो ये आपका B बाहर आ जाएगा, B DL होके 2 पाई R, तो ये बनी जाएगा 2 पाई R। R क्या है यहाँ पे? R है ये पूरा 2 पाई R म्यू नॉट। आप ये बताएं अब इस बड़े वाले लूप में से करंट पास हो रहा है कि नहीं हो रहा? हाँ देखो, लूप को आप इस प्लेन में माने, उस प्लेन में क्या कोई वायर उस प्लेन के थ्रू पास हो रही है क्या? करंट की हो रही है? हाँ हाँ हाँ, देखो हो ये रहा है कि आपका ऐसे ऐसे लूप है, उसके बीचों बीच आप काटो, उसको काटोगे तो आपका एक बार करंट ऐसे जाएगा, वो घूम के फिर वापस उसको क्रॉस कर देगा, तो नेट करंट पासिंग थ्रू दिस लूप विल बी 0, ठीक है ना? तो आई इन आपका नेट होता है, तो आई इन इज 0 इन दिस केस। सिस्टम क्लियर है? तो B3 इज ऑल्सो 0। अब रीजन 2 में आ जाएं। आप रीजन 2 में देखें एक बार, यहां से ये जो मैग्नेटिक फील्ड बनेगा, ये थोड़ा सा छोटा हो गया है, यहां बना रहा हूं मैं, ये आपका करंट है, तो मैग्नेटिक फील्ड ऐसे बनेगा। आप देखें यहां पे ये दोनों करंट सेम डायरेक्शन में है, एक और लूप बनाएंगे तो उसका और इसका भी सेम बनेगा, आगे बनाएंगे तो आप देखें एक ऐसा वहां भी आएगा, यहां भी आएगा, तो यहां पे मैग्नेटिक फील्ड लाइंस उसके अंदर अंदर में ऐसी हो सकती हैं, पेरिफेरल होंगी अगर होंगी तो। थर्ड केस में भी सॉरी रीजन 2 है, वहां भी पेरिफेरल ही होंगी। यहाँ सेंटर में भी रहेंगी डेफिनेटली, देखो ये ऐसे ऐसे फील्ड लाइंस रहेंगी, इसके पूरे के थ्रू पास होंगी लाइन, ठीक। तो थर्ड रीजन में यहाँ कर रहा हूँ, लिखिए ना, रीजन 2 की बात कर रहे हैं, मतलब थर्ड हो गया है। रीजन 2 में बी आपका पेरिफेरल होगा, पेरिफेरल के कारण बी और डीएल पैरेलल होंगे, तो आप बी डॉट डीएल म्यू नॉट आई इन करेंगे, पेरिफेरल हैं पैरेलल हैं तो दोनों का डॉट बी डीएल हो जाएगा, बी बाहर आ जाएगा, डीएल का इंटीग्रेशन 2 पाई आर हो जाएगा, और ये आपका होगा म्यू नॉट आई इनसाइड कितना होगा, अब ये बताएं आप। पहले तो ये बताएं कि नेट करंट आपका, आपने एम्पीरियन लूप लिया कहाँ पे? अब एम्पीरियन लूप आपने यहाँ पे लिया है अब, हाँ जी, सिर्फ इनसाइड जाएगा। देखो यहाँ से करंट गया, बाहर निकला, फिर अंदर एंटर किया, तो उसके लूप के अंदर तो सिर्फ करंट अंदर अंदर जा रहा है, ठीक है ना? तो नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ इज n, स्मॉल n, और लेंथ कितनी हो जाएगी? 2 पाई r। नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ इज n, और आपकी लेंथ कितनी हो जाएगी सर्कमफेरेंस की? 2 पाई r। तो I in will be number of turns per unit length into
2 पाई आर, ये हो गए टोटल नंबर ऑफ टर्न्स, और इनटू करंट आई। देख लें आराम से। टू पाई आर इसलिए जैसे आपने कल क्या किया था, इस लेंथ पे नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ कितने हैं, एन, इंटू एल कर दूंगा तो टोटल नंबर ऑफ टर्न्स आ जाएंगे, इंटू आई कर दूंगा टोटल करंट आ जाएगा। यहाँ पे आपको लेंथ कितनी है, 2 पाई आर, 2 पाई आर कटेगा, बी इन रीजन 2 कम्स आउट टू बी म्यू नॉट एन आई, म्यू नॉट एन आई। 1 और 3 में आपका मैग्नेटिक फील्ड 0 होगा, और 2 में सेम फॉर्मूला बना जो सोलेनोइड का बना था, म्यू नॉट एन आई। कौन से का, सेकंड रीजन का, सेकंड रीजन का। ये आपके मैंने लूप्स बनाए हैं, करंट कैरिंग लूप्स। इसके कारण मैग्नेटिक फील्ड ऐसे बनेगी, ऐसे बनेगी। आप देखें ये और ये एरो सेम डायरेक्शन में जा रहा है, तो आपकी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ऐसे बनेंगी। ऊपर से ये वाली आप ज्वाइन करेंगे तो ये भी ऐसे ही बनेंगी। तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जैसे एक सोलेनोइड में स्ट्रेट सी यहाँ पे उसके अंदर अंदर में ऐसे घूमेंगी, सर्कुलर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होंगी। क्या पेरिफेरल होने के कारण कैसे पैरेलल हुआ? पेरिफेरल है तो आपने जो लूप लिया है वो भी पेरीफेरी के अलोंग लिया है। द लूप कंसीडर्ड इज ऑल्सो अलोंग द पेरीफेरी, या सर्कुलर लूप है, लूप भी आपका ऐसा ही है और मैग्नेटिक फील्ड भी ऐसी ही है, तो बी डॉट डी एल पैरेलल रहेंगे। डन। इस केस में एक बात ध्यान रखेंगे आप, अगर किसी सवाल में टोरॉइड का अंदर वाला रेडियस और बाहर वाला रेडियस गिवन हो, R1 और R2 गिवन हो, लेट्स से नंबर ऑफ टर्न्स या टोटल नंबर ऑफ टर्न्स n है, टोटल नंबर ऑफ टर्न्स इज n, और आपको निकालना है नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ निकालना है, क्योंकि वही फॉर्मूला यूज होगा। अब आप कौन सा 2 पाई आर यूज करेंगे, 2 पाई R1, क्योंकि आपको निकालना है नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ, तो आप n बाई 2 पाई R1 करेंगे या 2 पाई R2 करेंगे ना, R1 प्लस R2 बाई 2 दोनों का मीन ले लेंगे। जो इस टोरॉइड का मीन है वो वाला रेडियस यूज करके आप नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ निकालेंगे। तो नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ विल बी n बाई 2 पाई R1 प्लस R2 बाई 2। आपको रेडियस का मीन लेना है। वो आ जाएगा जब भी अगर आपको टोटल नंबर ऑफ टर्न्स दे दी जाए, तो आपको जब 2 पाई आर लिखोगे तो वहाँ पे आर मीन यूज करना है। मैं ये बात कन्वे कर रहा हूँ, जब दोनों रेडियस गिवन हो सवाल में और आपको टोटल नंबर ऑफ टर्न्स गिवन हो और n निकालना है, तो आप जो रेडियस यूज करेंगे वो दोनों का मीन यूज करेंगे, ठीक है ना। क्योंकि आप देखो हुआ क्या, जब आपका लूप ऐसे था, नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ, टोटल नंबर ऑफ टर्न्स, ये बात क्लियर हो रही है क्या? क्योंकि आप देखो अंदर जगह कम है, जब तार लपेटोगे तो बाहर वाली तारों में गैप रहेगा, है ना, और अंदर वाली तारों के मतलब सिरों में कम गैप रहेगा। तो अगर आप बाहर वाला आर यूज कर लेंगे तो अलग आंसर आएगा, अंदर वाला कर लेंगे तो अलग आएगा। उन दोनों का बीच का आंसर ले लिया आपने, R1 प्लस R2 बाई 2। अरे एक टोटल हो, एक मैं बोल दूं कि पर बेंच कितने बच्चे बैठे हैं,
डन। तो अभी तक हमने 5 टाइप के मैग्नेटिक फील्ड निकाल लिए। करंट कैरिंग लूप का, उसके एक्सिस पे, उसके सेंटर पे, एक इनफाइनाइट करंट कैरिंग वायर का, एक थिक वायर का, एक सोलेनोइड का और एक टोरॉइड का। सबके फॉर्मूले बताएंगे एक बार फटाफट। करंट कैरिंग लूप का सेंटर पे म्यू नॉट आई बाय 2r, इनफाइनाइट वायर का म्यू नॉट आई बाय 2πr, फाइनाइट वायर का यहाँ पे 4 कर देंगे, साइन थीटा 1 साइन थीटा 2 कर देंगे। थिक वायर का म्यू नॉट, इनसाइड बताओ, इंटू स्मॉल आर भी था, नीचे था 2πr r², और बाहर आपका था 2πr। ठीक है। अभी सोलेनोइड का म्यू नॉट एन आई और टोरॉइड का म्यू नॉट एन आई। और एक और ऐड करना चाहें तो यहाँ पे इसका फाइनाइट जो होता है वो म्यू नॉट आई 2πr 4πr साइन थीटा 1 प्लस साइन थीटा 2। चीज़ों को समराइज करेंगे तो आसानी से याद होंगी। तो इतने मैग्नेटिक फील्ड हमने अभी तक देखे हैं। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है फोर्स बिटवीन टू करंट कैरिंग पैरेलल वायर। फोर्स बिटवीन 2 करंट कैरिंग पैरेलल वायर। आपकी 2 वायर्स हैं, दोनों इनफाइनाइट हैं। फोर्स बिटवीन 2 करंट कैरिंग पैरेलल इनफाइनाइट वायर्स लिख लें, वहां पे लिखना चाहे तो इनफाइनाइट वायर्स। लेग से इनके बीच का डिस्टेंस d है, इसके अंदर करंट I जा रहा है, इसके अंदर करंट I2 जा रहा है। हमने एक टॉपिक स्टार्टिंग में किया था कि फोर्स ऑन अ करंट कैरिंग कंडक्टर, वहां पे ये आया था, है ना। अब वो फोर्स निकाल रहे हैं कि फोर्स कितना होगा अट्रैक्शन का। हमने बताया था कि दोनों तार अगर पैरेलल हैं तो वो अट्रैक्ट करेंगी, वो फोर्स कैसे निकलेगा वो देख रहे हैं। आप ये बताएं, इस वायर के कारण, क्या इस वायर की लोकेशन पर, फॉर एग्जांपल इस पॉइंट पे पूछूं, यहाँ मैग्नेटिक फील्ड कितना बनेगा? कुछ नहीं देखना आपको, बस ये देखना है कि एक वायर है, I1 करंट पास कर रहा है, उससे d दूरी पे यहाँ मैग्नेटिक फील्ड कितना बनेगा। मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू इनफाइनाइट करंट कैरिंग वायर का फॉर्मूला लगाओ। हाँ, तो मैग्नेटिक फील्ड एट दिस पॉइंट, यहाँ पे जो b हो जाएगा म्यू नॉट I1 इसका करंट अपॉन 2πd, क्योंकि रेडियस आपका d है। इस वायर के कारण यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड ये हो गया, यहाँ पे भी यही रहेगा, मतलब ये ऐसे अंदर की तरफ रहेगा, क्योंकि ये वायर ऐसे निकल के जाएगी तो मैग्नेटिक फील्ड विल बी दिस साइड। यहाँ भी उतना ही रहेगा, यहाँ भी उतना ही रहेगा। पूरी वायर पे आपका मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ रहेगा और उसका मैग्नीट्यूड इतना रहेगा। बताओ हाँ कि ना। इस वायर का काम हो चुका, अब इसको भूल जाओ। अब आपको देखना है कि यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड ऐसे है और मैग्नेटिक फील्ड की प्रेजेंस में एक करंट कैरिंग कंडक्टर है। मैग्नेटिक फील्ड की प्रेजेंस में करंट कैरिंग कंडक्टर पर फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है? हाँ जी, आपको याद नहीं है तो आप नोट डाउन कर ले। फोर्स ऑन अ करंट कैरिंग कंडक्टर इन प्रेजेंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इज आई एल क्रॉस बी। वहां पे I क्या था? I था करंट फ्लोइंग थ्रू दैट कंडक्टर। L क्या था?
लेंथ वेक्टर अलोंग द डायरेक्शन ऑफ करंट, और बी क्या था, मैग्नेटिक फील्ड। तो यहाँ पे फॉर एग्जांपल मैं तो सिर्फ इतनी लेंथ पे देख रहा हूँ, ये लेंथ मेरी एल है। वहां पे मैंने कहा था कि फोर्स हर जगह लगेगा, पर एल लेंथ की वायर पे कितना फोर्स लगा वो देख रहे हैं हम। तो एल लेंथ, इसकी डायरेक्शन किस साइड हो जाएगी, एल की डायरेक्शन I2 के अलोंग रहेगी, ये रहेगी। तो यहाँ पे जो आपने ये एल पार्ट बनाया है, इसकी डायरेक्शन ऐसे रहेगी, करंट के अलोंग। मैग्नेटिक फील्ड कैसे है, ऐसे, एल ऐसे है, बी ऐसे है, फोर्स किस साइड लगेगा, पेन देना एक बार। लेंथ एल ऊपर, बी अंदर, एल क्रॉस बी, एल क्रॉस बी अंदर की तरफ। तो इसके ऊपर जो फोर्स लगेगा वो डेफिनेटली अंदर की तरफ लगेगा, और उसकी वैल्यू हो जाएगी एफ। अब आई कौन सा आएगा, आई इसका आएगा, आई इसका I2 हो गया। एल क्रॉस बी क्या 90 डिग्री पे है, 90 डिग्री पे है, एल ऐसे है, बी ऐसे, 90 डिग्री पे, साइन 90 हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो आप सिंपली एल कर देंगे इंटू बी कर देंगे, बी की वैल्यू ये रही, म्यू नॉट आई बाय 2πd। सिंप्लीफाई करेंगे तो म्यू नॉट I1 I2 2πd इंटू एल। ये आपका फोर्स क्या है, फोर्स ऑन अ करंट कैरिंग कंडक्टर, और उस करंट कैरिंग कंडक्टर के सिर्फ इस पोर्शन पे की बात कर रहा हूं। एल लेंथ पर जो फोर्स लगा वो ये है। अगर मुझे निकालना हो फोर्स पर यूनिट लेंथ, तो दोनों साइड एल से डिवाइड कर दूं। तो एक नया टर्म डिफाइन कर दिया, स्मॉल एफ, विच इज एफ बाय एल, एंड इट इज इक्वल्स टू म्यू नॉट I1 I2 2πd। दिस फोर्स इज फोर्स पर यूनिट लेंथ। ये आपका म्यू नॉट कॉन्स्टेंट I1 I2 और डी आपको बताइए। I1 के कारण मैग्नेटिक फील्ड बना, एक करंट कैरिंग वायर के कारण मैग्नेटिक फील्ड बनता है, उसका फॉर्मूला आपको पता है क्या, इनफाइनाइट वायर है, उसके कारण r डिस्टेंस में मैग्नेटिक फील्ड म्यू नॉट I बाय 2πr होता है, तो 2πd हो गया। वो डायरेक्शन क्या होगी, करंट के अलोंग आप अंगूठा लगाओ और उंगली को कर्ल करो, तो उस पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ रहेगा, हर पॉइंट पे, तो वो मैग्नेटिक फील्ड आ गया। किस पे, यहाँ पे रहेगा। आप पहले ये देखो कि इसके कारण इस पे कितना फोर्स लगा, उस पे आएंगे हम अभी। अरे भाई मैं ये कह रहा हूँ उस पे आएंगे अभी, पहले आप ये मानो कि इसके कारण कितना फोर्स लगा, वो क्लियर है क्या, वो क्लियर है, ठीक। तो आपका फोर्स पर यूनिट लेंथ इतना बन गया। जब ये न्यूटन जैसे बोल रही है, क्या इसका भी मैग्नेटिक फील्ड होगा, इस वायर का मैग्नेटिक फील्ड होगा, यहां बनेगा, तो इसके ऊपर फोर्स लगना चाहिए, जी हाँ लगना चाहिए। सेम एक्सप्रेशन आएगा, आप निकाल के देख लो बेशक। यहां पे मैग्नेटिक फील्ड विल बी म्यू नॉट I2 2πd, ठीक है। और कैसे रहेगा वो, अगर यहाँ ऐसे है तो करंट बाहर की तरफ रहेगा ना, मैग्नेटिक फील्ड बाहर की तरफ रहेगा। यहाँ वायर है ना, अब करंट ऐसे जा रहा है, तो इस लोकेशन पे आपका मैग्नेटिक फील्ड बाहर की तरफ रहेगा, बी बाहर की तरफ आ गया, और एल ऐसे ही है, तो एल क्रॉस बी फोर्स ऐसे लगेगा। न्यूटन थर्ड लॉ वैलिड हो रहा है, जितना फोर्स ये इसको इस साइड लगाएगा उतना ही वो भी इसको इस साइड लगाएगा, सेम इक्वेशन बनेगी, ठीक है। ये नोट करो।
क्या टॉपिक है? फोर्स ऑन अ करंट कैरिंग कंडक्टर इन प्रेजेंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। अगर यहाँ पे कोई करंट कैरिंग कंडक्टर रखोगे उस पर फोर्स लगेगा। कोई डाउट? नोट डाउन कर लें। बायोट-सैवर्ट लॉ से इस वायर का मैग्नेटिक फील्ड हमने बायोट-सैवर्ट लॉ से इसीलिए नहीं निकाला था क्योंकि इसको एम्पियर लॉ से निकालना आसान है ना? निकाल सकते हैं, आप ट्राई कर सकते हैं, डीएल लेके इंटीग्रेशन हो सकता है तो कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक, इतना ही करते हैं आज। थैंक यू।